बिहार मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी छात्र ध्यान से सुन रहे होंगे। आज हमारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स 2025-26 श्रृंखला का ये 11वां व्याख्यान है, यानी लेक्चर 11। जी, स्वागत है सभी का। और आज का विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट रीसेट, वेस्ट एशिया से ईस्टर्न यूरोप तक। छात्रों, आपको बता दूं कि यह विषय आगामी बिहार सरकार की सभी परीक्षाओं, विशेष रूप से बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और जो टीचर एग्जाम्स हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। इन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो मेरी सभी छात्रों को यही सलाह है कि अपना पेन और पेपर तैयार रखें, ध्यान से सुनें और महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए सीधे अपने विषय पर आते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया ने जो देखा है उसने ग्लोबल ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। हम शुरुआत करेंगे ईरान क्राइसिस से, जो फरवरी और मार्च 2026 के बीच घटित हुआ। देखिए, 28 फरवरी 2026 ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इस दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना इसी दिन घटी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरानी शासन पर एक बहुत बड़ा हमला किया। एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक, यानी दोनों देशों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक समन्वित सैन्य हमला किया। इस हमले के पैमाने को समझना हमारे छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस अलग अलग थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था। अगर हम पहले ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये यूएसए द्वारा चलाया गया था। और इसका नेतृत्व यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम कर रहा था, सही? हाँ, सेंटकॉम के ही हाथों में इसकी कमान थी। और शत्रुओं, आपको ये नोट करना चाहिए कि इस ऑपरेशन के तहत 1000 से अधिक सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। 1000 साइट्स। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनमें मुख्य रूप से आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स के मुख्यालय और उनकी जो मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स थी, जहां मिसाइल बनती हैं, उन्हें तबाह किया गया। एग्जैक्टली। अमेरिका का लक्ष्य था उनकी सैन्य क्षमता को पंगु बनाना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल का जो ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया गया, उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग और बहुत आक्रामक था। ऑपरेशन रोरिंग लायन। इसमें इजराइल का फोकस सैन्य ठिकानों पर उतना नहीं था जितना कि सीधे पॉलिटिकल लीडरशिप पर था। इन्हें मिलिट्री टर्म्स में डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स कहा जाता है। डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स, जिसका मतलब है किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर देना। और इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बचे हुए हिस्से थे, उन्हें भी नष्ट करने का लक्ष्य रखा। और इस डीकैपिटेशन स्ट्राइक का सबसे बड़ा परिणाम हमें ठीक अगले दिन देखने को मिला, 1 मार्च 2026 को। छात्रों, आप लोग इसे अंडरलाइन कर लें। दी डीकैपिटेशन इवेंट। जी। तेहरान के पैस्ट्रल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, वहां दिन दहाड़े हुए एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। और इस खबर की पुष्टि किसी पश्चिमी मीडिया ने नहीं, बल्कि खुद ईरानी स्टेट मीडिया ने की। आप समझ सकते हैं कि इस घटना ने ईरान के अंदर एक अभूतपूर्व लीडरशिप वैक्यूम यानी नेतृत्व शून्यता पैदा कर दी है। एक देश अचानक से बिना किसी शीर्ष नेता के हो गया। लेकिन जाहिर है कि ईरान चुप तो नहीं बैठने वाला था। रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्यवाही तो होनी ही थी। जवाबी कार्यवाही तुरंत शुरू हुई। ईरान ने अमेरिकन ठिकानों और इजरायली क्षेत्रों पर बैलिस्टिक्स मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी। पर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो कुछ और है। हाँ, वो है चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी। ये सबसे बड़ा मूव था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के कुल तेल, जो ग्लोबल ऑयल फ्लो है, उसका 21% हिस्सा गुजरता है। 21%। इसके बंद होने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी की नसें दब जाना। बिल्कुल। और इस ऊर्जा संकट पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। पर उससे पहले हमें ठीक इसके पैरेलल चल रहे एक और संकट को देखना होगा। द ग्रेट रीसेट सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं है। सही फरमाया आपने। हमें ईस्टर्न यूरोप का रुख करना होगा। 24 फरवरी 2026 को रशिया यूक्रेन युद्ध ने अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। 5 साल का लंबा समय। 5 साल से चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट अब तक एक वॉर ऑफ अट्रिशन बना हुआ था, यानी युद्ध का क्षय, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को थकाने
और संसाधन खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब फोकस एक डिप्लोमेटिक फ्रीज प्रपोजल की तरफ शिफ्ट हो गया है। अमेरिका के नेतृत्व में एक 28 सूत्रीय शांति योजना यानी 28 पॉइंट पीस प्लान प्रस्तावित किया गया है। और ये प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के लिए। चलिए इस 28 सूत्रीय शांति योजना के प्रमुख प्रावधानों यानी की प्रोविजंस का बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। इसका पहला पॉइंट जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है वो ये कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का अपना प्रयास छोड़ देगा। और इसके लिए यूक्रेन को अपने संविधान में बदलाव करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की आवश्यकता होगी जो वहां की सरकार के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और दूसरा प्रावधान इससे भी ज्यादा जटिल है। फ्रीज ऑन करंट बॉर्डर्स यानी वर्तमान सीमाओं पर युद्ध को रोक देना, जिसका व्यावहारिक मतलब ये निकलता है कि क्राइमिया और डोंबास के जो क्षेत्र हैं वो अब प्रैक्टिकली रूसी नियंत्रण में ही माने जाएंगे। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा रीजनल सैक्रिफाइस है। तभी तो क्रेमलिन ने यानी रूसी सत्ता केंद्र ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक माना है। लेकिन कीव अपनी इस क्षेत्रीय आहुति को लेकर एक बहुत बड़ी आंतरिक दुविधा का सामना कर रहा है। वो दुविधा स्वाभाविक भी है, लेकिन इस शांति योजना का तीसरा पॉइंट इकोनॉमिक एंगल से बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है $200 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन फंड। जी, $200 बिलियन का पुनर्निर्माण कोष यूक्रेन को वापस खड़ा करने के लिए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैसा कहां से आएगा? हाँ, ये फंड उन रूसी संपत्तियों से बनाया जाएगा जिन्हें पश्चिमी देशों ने सीज कर लिया है, यानी सीज्ड रशियन एसेट्स का उपयोग करके। ये कूटनीति का एक नया ही रूप है। लेकिन जब हम केबल पर चल रही इन बातों को देखते हैं तो हमें बैटलफील्ड रियलिटी यानी युद्ध के मैदान की वास्तविकता को भी नहीं भूलना चाहिए। 2026 की शुरुआत में वहां ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड पर यूक्रेनी सेना ने हथियार नहीं डाले हैं। दरअसल उन्होंने ज़ेपोरिशिया और डीनोपोत्रोव्स्क क्षेत्रों में लगभग 165 वर्ग किलोमीटर यानी 165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वापस प्राप्त कर लिया है। और इस 165 वर्ग किलोमीटर की वापसी ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट डाला है। इसने रशिया के स्प्रिंग समर ऑफेंसिव की योजना को पूरी तरह बाधित कर दिया है। तो एक तरफ डिप्लोमेटिक फ्रीज की बातें हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड पर लगातार बदलाव हो रहे हैं। ये सभी तथ्य एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। छात्रों को इन आंकड़ों और जगहों के नाम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया की ग्लोबल एजेंसी सिर्फ इन 2 जगहों पर फोकस नहीं कर रहे। 2026 में कुछ नए इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स भी हैं जो हाई रिस्क पर हैं। जी, दुनिया के अन्य हाई रिस्क क्षेत्र जिन पर हमें ध्यान देना है। शुरुआत करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। यहाँ इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 2026 की शुरुआत से ही तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस तनाव की मुख्य वजह है पोर्ट एक्सेस यानी बंदरगाह तक पहुंच। इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड देश है और वहां के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने लाल सागर यानी रेड सी तक एक आउटलेट की मांग रखी है। और उनकी इस मांग ने पूरे क्षेत्र में एक सर्वव्यापी क्षेत्रीय संघर्ष, जिसे हम रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं, उसका खतरा पैदा कर दिया है। अफ्रीका में ही एक और बड़ा संकट चल रहा है, सूडान सिविल वॉर। 2026 तक आते आते सूडान में आरएसएफ और एसएएफ के बीच का जो विवाद था उसने एक नया रूप ले लिया है। हाँ, वहां का विवाद अब एक परमानेंट ईस्ट वेस्ट स्प्लिट यानी पूर्व पश्चिम विभाजन में तब्दील हो गया है, जिसके कारण दुनिया का सबसे खराब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवीय संकट वहां उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी हलचल तेज है। साउथ चाइना सी का मुद्दा। जनवरी 2026 में चीन ने फिलीपींस के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाइयां बहुत बढ़ा दी हैं। इतनी बढ़ा दी कि वहां डायरेक्ट आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन यानी सीधा सशस्त्र टकराव हो गया। और इस टकराव में ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलीपींस को यूएस नेवल सपोर्ट यानी अमेरिकी नौसेना का समर्थन प्राप्त था। यानी इनडायरेक्टली वहां अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। तो हम देख सकते हैं कि चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो या यूरोप, हर जगह एक इंस्टेबिलिटी है। और अब हम व्याख्यान के सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं। राजनीतिक उथल-पुथल का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? परीक्षा के नजरिए से ये सबसे जरूरी हिस्सा है। भारत इस वक्त एक ट्रिपल प्रेशर यानी 3 हारे दबाव का सामना कर रहा है। चलिए इन 3 दबावों को विस्तार से समझते हैं। पहला दबाव है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा का। हमने पहले बात की थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $78 से उछलकर
$95 प्रति बैरल से भी ऊपर चली गई हैं। $78 to $95 per barrel। और क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का 90% तेल आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, इस प्राइस हाइक ने भारत के लिए एक अत्यधिक मुद्रास्फीति का दबाव पैदा कर दिया है। एक्सट्रीम इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जब तेल महंगा होगा तो देश में हर चीज महंगी होगी। ये एक डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अब आते हैं दूसरे दबाव पर। ये है द डायस्पोरा यानी हमारे प्रवासी भारतीय। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। 2 मार्च 2026 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा संबंधी मामलों की कैबिनेट समिति की एक अहम बैठक हुई। इस CCS बैठक का मुख्य फोकस उन लगभग 90 लाख यानी 9 मिलियन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था जो इस वक्त वेस्ट एशिया में रह रहे हैं। 9 मिलियन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसमें से लगभग 10,000 भारतीय तो अकेले ईरान में ही मौजूद हैं, जहां स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासियों की सुरक्षा के बाद जो तीसरा बड़ा दबाव भारत पर है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखना। इस संदर्भ में 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी संप्रभु सीमाओं के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा की, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जरूरी है। लेकिन इस निंदा के साथ साथ भारत ने अपनी दूसरी भूमिका पर भी जोर दिया, एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ और एक ग्रेट फ्रेंड के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। यानी हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर का समर्थन भी कर रहे हैं, पर किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। यही भारत की राजनीतिक स्वायत्ता है। बिल्कुल। तो छात्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने द ग्रेट रीसेट के अलग-अलग आयामों को समझा और ये देखा कि कैसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आज के विषय की परीक्षा प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे यही सलाह है कि आज क्लास में डिस्कस किए गए कीवर्ड्स को जरूर रिवाइज करें, जैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, 28 पॉइंट पीस प्लान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भूराजनीतिक महत्व और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। इन कीवर्ड्स को अच्छे से तैयार कर लें, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। जी, और अब इस क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी छात्रों के सामने एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहती हूँ। सोचिए छात्रों, अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किन नए कूटनीतिक रास्तों की खोज करनी पड़ेगी? ये एक बहुत ही अच्छा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। छात्रों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे अगले सत्र में भी जारी रहेगी। आज की सत्र के लिए बस इतना ही। बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। निरंतर अध्ययन करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत रखें।